हेलो दोस्तों, आज हम अगली कड़ी को देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भक्तिकाल तक की चर्चा की थी। आज हम रीतिकाल को देखेंगे। उसके बाद आधुनिक काल की हम चर्चा करेंगे, जहाँ से हर बार यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। तो रीतिकाल किसने कहा है? सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल का नाम दिया था। उसके बाद मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से मिलान के लिए कि किस विद्वान ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था। तो आपको इतना याद रखना है, ये जो 4-5 लोग हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको सवाल के रूप में अवश्य मिल जाएँगे। तो ध्यान रखिएगा कि रीतिकाल को रीतिकाल कहा था आचार्य शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा था। तो रीतिकाल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। तो बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है कि संपूर्ण रीतिकाल में जो काव्य की विशेषता रही, उसमें रीतिकाल की प्रमुखता देखी जा सकती है और इसके काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा प्रचलित रही। इसमें प्रिय छंद अगर देखें तो सवैया यानी वाणिक छंद देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम रीतिकाल का वर्गीकरण अगर करें तो ये हम सबको ज्ञात है कि रीतिकाल के काव्यों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार 3 धाराओं में हम विभाजित किया कर सकते हैं, जिसमें रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त प्रमुख हैं। अब रीतिसिद्ध में एक ही कवि जो बहुत फेमस हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए, वो थे बिहारी। उसके बाद रीतिबद्ध में चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति, देव आदि आते हैं। और रीति मुक्त काव्य वो कवि जिन्होंने किसी भी नियमावली की कभी कोई परवाह तक नहीं की, जिनमें प्रमुखतः घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि के नाम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनको हम याद कैसे रखेंगे। रीतिकाल के कवि को याद करने की ट्रिक जो है वो देखिए यहाँ पे, विभूषण आपके बोध से माघ देव आए। ये जो ट्रिक है, ये रीतिकाल के तीनों धाराओं के कवियों को याद करने की एक चेष्टा है। तो यहाँ से आप ये देख के याद कर लीजिएगा। और हम ये थोड़ा-सा देख लेते हैं कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य में विशेषता या अंतर क्या थे। तो रीतिसिद्ध कवि वो थे कि जो, हमें ये याद रखना है कि रीति काल के जो कवि थे वो मूलतः लक्षण ग्रंथ लिखने में, जिस लक्षण ग्रंथ यानी वे ग्रंथ जिनमें मूलतः काव्य शास्त्रों के आधार पर रचना की गई हो, जिसमें उनको सामने वाले को इतना दिखाना था कि वो कितने प्रकांड पांडित्य उनके अंदर छुपा है, अर्थात कि वे काव्य शास्त्र के कितने बड़े जानकार हैं, जिनके आधार पर उनको आचार्यत्व की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें हमारे केशवदास प्रमुख रहे। तो इनकी चेष्टा ये थी कि वे अपने काव्य में इस प्रकार से अपने काव्य में काव्य शास्त्रों का ज्ञान या काव्य शास्त्र के नियमों का प्रयोग कर सामने वाले को आश्चर्यचकित करना चाहते थे। मतलब कि सामने वाला उनकी प्रशंसा करे कि वे कितने बड़े प्रकांड पांडित्य हैं, जिनमें रीतिबद्ध कवियों के नाम आते हैं। और रीति सिद्ध में वे कवि हैं जो बिहारी आते हैं उसमें, कि वे, हालाँकि वे काव्य शास्त्र के सभी नियमों से अवगत थे, लेकिन उन्होंने उसको अपने प्रयोजन अनुसार ही कहीं-कहीं प्रयोग किया। उनको पूरा या ना छोड़ा और ना ही उनका विरोध किया। तो इसमें बिहारी का नाम सबसे प्रमुख आता है। और तीसरी जो है वो है रीति मुक्त काव्य। तो उसमें जो कवि हुए, हालांकि काव्य शास्त्र के नियमों से भली भांति परिचित थे, लेकिन उन्होंने अपने काव्य में कभी भी कहीं भी किसी प्रकार के काव्य लक्षण या काव्य ग्रंथों के नियमों का प्रयोग नहीं किया। वे अपने ही धुन में लिखने वाले, अपने ही ढंग से सोचने वाले और अपने ही अलग तरीके से अपने को अभिव्यक्त करने वाले कवि हुए, जिनमें मूलतः घनानंद का नाम लिया जाता है। तो उनको मुक्तक कवि भी कहा जाता है, इसलिए कि वे मुक्त थे सोच से, विचार से और अभिव्यक्ति शैली से। अब ये तीनों धारा अगर हम समझ चुके हैं तो आगे चले तो देखिए कि थोड़ा कवि परिचय के बारे में देख लेते। तो बिहारी ने लिखा क्या था जिससे वो बहुत फेमस हुए। तो बिहारी सत्सय उन्होंने लिखा था, और उस सत्सय में 719 दोहे थे,
जो उसमें 50 से ज़्यादा टीका लिखे गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहारी जो रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हुए और वो एक ही रचना लिखकर फेमस हो गए, तो हुए थे बिहारी सतसय। और सतसय का मतलब होता है 700 दोहों का संग्रह। तो उन्होंने बिहारी सतसय लिखा, जिसके आज कम से कम 50 से ज़्यादा टीका लिखे गए हैं। टीका लिखना मतलब उस पर आलोचना करना या उस पर कोई टिप्पणी करना। उसके बाद चिंतामणि। चिंतामणि ने क्या लिखा? श्रृंगार मंजरी श्रृंगार मंजरी रसविलास कवि कल्पतरु। और ये शुक्ल जी द्वारा चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। तो ये पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में या प्रमुख कवि के रूप में या प्रथम कवि के रूप में किन्हें माना था? तो चिंतामणि। मतीराम देखिए कि मतीराम ने क्या लिखा था? रसराज और ललित ललाम। उसके बाद भिखारीदास। भिखारीदास के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो शतरंज सती का अमरकोश शतरंज सती का काव्य निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद जसवंत सिंह भाषाभूषण आनंद विलास। घनश्याम भूषण, घनश्याम या भूषण। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भूषण के नाम से पूछा जाएगा, ना कि घनश्याम के नाम से। तो आपको इतना अवेयर रहना है कि भूषण ही घनश्याम का दूसरा नाम है। तो भूषण ने क्या लिखा था? छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण और शिवा बावनी। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भूषण किस रस के प्रमुख कवि थे? तो हालांकि हम सभी ने भी चर्चा की है कि रीतिकाल जो था वो मूलतः श्रृंगार रस परक काव्यों की उसमें प्रमुखता रही। यानी श्रृंगार रस मूलक, प्रेम मूलक, सौंदर्य मूलक कविताओं की भरमार रही इस काव्य धारा में। लेकिन जो भूषण थे वो वीर रस के कवि थे। उन्होंने अपने रचनाओं में राजाओं की खूब प्रशंसा की, उनकी वीरता की प्रशंसा की। और इनमें श्रृंगार रस की प्रमुखता न के बराबर है। उन्होंने न प्रेम, न सौंदर्य, न प्रकृति चित्रण के वर्णन जो है वो उनमें न की मात्रा में पाया जाता है। अब आगे चलें। तो देखिए ये रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। जो घनश्याम थे उनको भूषण की उपाधि दी थी आपके रुद्र ने। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भूषण को भूषण किसने कहा था? तो रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। और ये कहा था आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्या कहा था? कि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। याद रखने की बात है। और इसे हिंदी साहित्य इतिहास में आप देख सकते हैं। पद्माकर, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा। पद्माकर ने क्या लिखा था? गंगा लहरी और प्रबोध पचासा। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे, हालांकि सब ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो पॉइंट करके नोट किया गया है। तो आप लोग इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट आप रखें, ताकि एग्जाम में आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। अब देखिए, केशव दास। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। और विज्ञान गीता इनकी आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र तथा श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। तो देखिए वहाँ पे आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि माना। तो यहीं पे डॉक्टर नगेंद्र और श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना। अब बोधा, इश्कनामा और विरह वारिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि मिलान के लिए पूछा जा सकता है और अब पहले भी पूछा गया है। तो बोधा के जो ग्रंथ है वो इश्कनामा और विरह वारिश। अब घनानंद, इश्कलता, पदावली, विरह लीला, सुजान सागर। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा गया है। तो बहुत ज़रूरी ये आपकी नोट है। तो देखिए कि घनानंद जो रीति मुक्त कवि थे, उन्होंने कभी किसी काव्य ग्रंथ के नियमों की परवाह नहीं की अपनी रचनाओं में। तो उन्होंने क्या लिखा था? इश्कलता, पदावली, विरह लीला, सुजान सागर। और इन्हें क्या कहा जाता है? विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। अब देखिए देव। देव ने क्या लिखा था? भाव विलास, रस विलास, देव शतक, राधिका विलास। देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। तो ये सब बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अध्ययन के बाद हमें जानने को मिली थी, तो इसीलिए आपको नोट करके दे दिया गया है। तो देव की रचनाएं पूछी जाती हैं मिलान के लिए: भाव विलास, रस विलास, देव शतक, राधिका विलास। और देव को उपमाओं का बादशाह माना गया है। मतीराम। मतीराम की रचनाओं का संग्रह सिंदूरी सिंदूर के नाम से प्रचलित है। भक्ति काल, अब काल के अनुसार मतलब समय के अनुसार अगर हम देखें, तो केशव दास काल के अनुसार भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जन्म के टाइम आप देखते हैं तो वो भक्ति काल के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद केशव दास रचना के अनुसार रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो उनकी
हालाँकि उनका जन्म मान लीजिए कि भक्ति काल के समय के दौरान हुआ था, लेकिन उनकी रचना करने की जो प्रवृत्ति है, जो उनकी स्टाइल है, जो उनकी शैली है, वो रीतिकाल के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए उनको रीतिकाल का पहला या प्रथम कवि माना गया है। अब आगे देखें आधुनिक काल। तो रीतिकाल से जितने भी प्रश्न हो सकते थे, उनमें हमने अभी तक नज़र दौड़ाए हैं। इसके बाद हमारे समीप जो काल आता है, जो समय आता है, उसे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है और जिसे आचार्य शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी। अब इस गद्य काल को या आधुनिक कालखंड को पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार इनके कई विभाजन भी किए गए, जिनमें सबसे प्रथम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर के नाम से इसको काल विभाजन किया गया। अब इसमें सबसे प्रमुख जो है वो है भारतेंदु युग, जिन्हें और एक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो कभी-कभी आपसे पूछ लें कि भारतेंदु युग के अन्य नाम बताइए, तो वो है पुनर्जागरण काल। तो भारतेंदु युग का दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम जो युग है, वो भारतेंदु युग है और इसीलिए भारतेंदु जी को हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने इस दौरान अपनी साहित्यिक रचनाओं में अनेक गद्य विधाओं को जन्म दिया। अभी तक हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जो रचनाएँ लिखी गई थी, वो सभी काव्य के फॉर्म में या कविता के फॉर्म में लिखी गई थी, काव्य के रूप में लिखी गई थी। लेकिन भारतेंदु के हिंदी साहित्य में आगमन से उन्होंने काव्य के साथ-साथ हिंदी साहित्य में रचनाओं के लिए अन्य विधाएँ जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, नाटक आदि की रचनाएँ की। प्रथम प्रयास उन्होंने किया। उसके बाद इनकी रचनाओं के लिए उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया, जो आज हमारे लिए हिंदी हम आज पढ़ रहे हैं, वो मानक खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम आधुनिक काल में गद्य विधाओं में भारतेंदु जी ने किया था। उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य में गद्य के लिए अनेक विधाएँ पाठकों के सामने रखी, जिसमें नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी आदि रेखाचित्र, यात्रा संस्मरण आदि के नाम आते हैं। तो इसीलिए गद्य विधाओं के जन्म या गद्य विधाओं का जन्म इस युग में जो कि हुआ था, इसीलिए इस युग को गद्य साहित्य का इसलिए इस कालखंड को गद्य काल भी कहा जाता है और वो ये कहा था आचार्य शुक्ल जी ने। अब हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया है इसे। इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था, ये आप लोग सभी जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नव जागरण काल के अग्रदूत माने जाते हैं। नव जागरण काल के अग्रदूत माने जाते हैं, आधुनिक नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। रंगमंच के जनक माने जाते हैं, उन्होंने नाटक की शुरुआत की थी, प्रहसन की शुरुआत की थी। हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, हिंदी नाटक के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद विशेषता जो रही वो ये रही कि उन्होंने उस समय तत्कालीन जो शासन व्यवस्था था, हालाँकि आप समय से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1850 ये वो दौर था जब हमारे देश में अंग्रेज़ सरकार का कब्ज़ा अभी भी भरपूर था। तो उस समय उन्होंने अपने साहित्य रचना के द्वारा, जिसमें लोग अधिक से अधिक सक्रिय रूप से जड़ित थे या जुड़े हुए थे, तो उसमें उन्होंने खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया, जिसमें लोग आसानी से उनकी बातों को, उनके संदेशों को समझ सकें और लोग अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध अपना आंदोलन चलाने में सक्षम हो सकें। अब यहाँ पे देखें तो अ, वे ये पूछा जाता है कि उन्होंने कविताएँ लिखी, उसका नाम क्या है? तो फूलों का गुच्छा और भी है, लेकिन ये जो फूलों का गुच्छा लिखा था, उन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। हालाँकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अ, खड़ी बोली का आधुनिक हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। लेकिन उन्होंने जब कविताएँ लिखी, तो कविताओं के फॉर्म में, कविताओं की भाषा को उन्होंने रीतिकाल की भांति ब्रजभाषा ही रखा। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि उन्होंने अपनी कविताओं की बोली या भाषा ब्रजभाषा रखी, जबकि गद्य की जो भाषा है, वो भाषा को उन्होंने खड़ी बोली में, अपने गद्यों को उन्होंने खड़ी बोली में पिरोया। उसके बाद वे बांग्ला भाषा के जानकार थे और इसीलिए बांग्ला के जो रचना है या नाटक है विद्यासुंदर बांग्ला भाषा, उन्होंने बांग्ला भाषा से इसका अनुवाद किया। उसके बाद चंद्रप्रभा, अंधेर नगरी, नील देवी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, कश्मीर कुसुम, सुलोचना, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, भ्रूण हत्या, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएँ हैं।
जिनमें उनके नाटक, निबंध और कविताएँ शामिल हैं। अब उसी मंडल में या उसी दौरान के जो अन्य कवि हैं, वो है प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर, हथी हमीर आदि की रचनाएँ की थी। हालाँकि प्रताप नारायण मिश्र अपने निबंधों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हुए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी भी रचना पूछी जाती है, तो वर्षा बिंदु और भारत सौभाग्य, ये बहुत मिलान के लिए पूछा गया है पहले भी। राधा चरण गोस्वामी शिरीष सुषमा नवभक्त माला विधवा विलाप, ये इनकी रचनाएं हैं। राधा कृष्ण दास भारत 12 माशा कंश बधा, और उसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह, उन्होंने देवयानी प्रीत संपत्ति लता आदि की रचना की थी। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रद्धाराम फिल्लोरी, इन्होंने भाग्यवती उपन्यास की रचना, और कुछ विद्वान इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यासकार भी मानते हैं और भाग्यवती को प्रथम उपन्यास भी स्वीकार करते हैं। अब आगे चले तो यहाँ पे देखिए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हमें जानने की क्या बात है कि यहाँ पे देखें, द्विवेदी युग का दूसरा नाम पूछा जाता है। द्विवेदी युग का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है, तो ये पूछा जाता है। द्विवेदी युग का दूसरा नाम जो है वो है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल ये पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का अन्य नाम बताइए, तो जागरण सुधार काल, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि द्विवेदी युग किसके नाम से पढ़ा था, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नाम रखा गया था। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था, काव्य मंजूषा सुमन गंगा लहरी, काव्य मंजूषा सुमन गंगा लहरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ये कवि हैं उस कालखंड के, तो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं इन्हें, कि हरिओध खड़ी बोली के प्रथम कवि थे द्विवेदी युग के। कवि सम्राट की उपाधि इन्हें दी गई थी। तीन प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा था, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात। 3 प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे थे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात। रस कलश, प्रेम प्रपंच, चौरन्य चौपदे, चौकने चौपदे होना चाहिए, तो ये सब लिखा था हरिओध ने, और हरिओध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी, और किस लिए दी गई थी, उनकी भरत भारती की रचना के लिए। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी भरत भारती। रंग में भंग उनका प्रथम काव्य रचना है। पंचवती, मेघनाथ वध, जयद्रथ वध खंड काव्य है। त्रिपथमा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, तो इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा गया है। इनको आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा गया है। इन्होंने यशोधरा, साकेत, ये सब उन्होंने साकेत और यशोधरा जैसे कालजयी रचनाओं का रचना कर इन्होंने बहुत पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहे, और इसीलिए अपनी देश प्रेम मूलक विचारधाराओं और प्रवृत्ति के कारण इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। तो भारत श्रीधर के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम रचना इनकी गुणवंत हेमंत है। कश्मीर सुषमा, देह राइन, वनाष्टक आदि इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगावतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी और कलकाशी। रामनरेश त्रिपाठी, इन्होंने लिखा था पथिक और मिलन, ये बार बार देखा गया है, ये पूछा जाता है। उसके बाद गया प्रसाद स्नेही ने लिखा था प्रेम पचेसी, कर्म कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, तो ये लिखा था आपके गंगा प्रसाद स्नेही जी ने। अब तीसरा जो युग हमारे समीप आता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक पत्रिका के संपादक थे, और वो पत्रिका जो थी वो साहित्यिक पत्रिका थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका के वो द्वितीय संपादक थे। और उन्होंने जो भारतेंदु जी ने इनसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था, हालांकि वो प्रयोग उनका प्रयोगधर्मी रहा, हालांकि क्योंकि उससे पहले जो रीतिकाल था, रीतिकाल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा बहुत प्रचलित थी। तो जब भारतेंदु आए और उन्होंने साहित्य रचना की, तो उन्होंने गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया।
तो खड़ी बोली उस समय जो थी अपनी कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज यानी बाल्यावस्था में थी, जिसको बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी अपनी व्याकरण के ज्ञान से, अपनी समझ-बूझ से इस भाषा को और शुद्ध रूप देने का प्रयास किया और जिसके कारण उन्होंने अपनी साहित्यिक पत्रिका के द्वारा बहुत सारे संदेश, बहुत सारे प्रयास या बहुत सारी शुद्धि इस भाषा के ज़रिए की। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली को सुधार या उसको परिष्कार करने का काम किसने किया था? तो वो किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब आगे देखें। छायावाद, छायावादी युग। अब छायावादी युग में हमें देखने का जो प्रमुख है कि रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग का नाम पड़ा था। तो छायावाद जो नाम था, वो नाम दिया था आचार्य शुक्ल जी ने। हालाँकि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे जी ने। ये पूछा जाता है कि छायावाद का जो शब्द है छायावाद, तो वो शब्द प्रथम प्रयोग किया था आपके मुकुटधर पांडे जी ने। छायावाद युग के 4 स्तंभ यानी 4 प्रमुख कवि हुए, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सुंदरानंद पंत आते हैं। ये भी कभी-कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन नहीं है और दूसरे का नाम आपको दे दिया जाता है। आप यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को हमें क्यों याद रखना है? तो छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं और प्रमुख स्तंभ के प्रथम कवि हैं और इनका जन्म हुआ था काशी में। इनकी रचना थी कामायनी, लहर, आशु, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना इत्यादि। और कामायनी इनकी अंतिम रचना मानी जाती है और ये कामायनी महाकाव्य है, जिसे खड़ी बोली में लिखा गया था और इसके अंतर्गत 15 सर्ग हैं। अब कानन कुसुम, कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य संग्रह है। उसके बाद प्रेम पथिक हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। प्रेम पथिक हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। उसके बाद झरना प्रसाद जी को छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है और ये मानते हैं आचार्य शुक्ल जी। और झरना छायावाद युग की प्रथम रचना मानी जाती है। तो छायावाद युग की अगर हम प्रश्न पूछें कि छायावाद युग की शुरुआत कैसे हुई या किस रचना से हुई, तो वो रचना थी झरना। और झरना की रचना या प्रकाशित होते ही छायावाद युग की मानो कि एक आपको संदेश मिल गया था कि अब जो है, अब हमारे समीप एक नया युग जो है हमें गले लगाने के लिए व्याकुल है और उस युग का नाम है छायावादी युग। अब आगे चलें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला के हमें जो रचनाएँ हैं वो है जूही की कली, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीतिका, अनीमा बेला। तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। निराला जी अपने आप में निराला थे और उनको छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही कालों के प्रतिनिधि कवियों में शामिल किया जाता है। वे भी जो रीतिकाल के भूषण या घनानंद के कवि थे, उनकी शैली के कवि थे। उन्होंने भी कविता रचना के लिए या काव्य सृजन के लिए या फिर रचना के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी भी दायरे में रहकर लिखना पसंद नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग ही शैली की रचना की थी और जिसे हम मुक्तक शैली कहते हैं। मतलब जिसमें कोई नीति नियम की बंदिश ना हो। अब देखिए कि उनमें ये रचनाएँ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और बाकी तो जो सिलेबस में है उसको हमें डिटेल में पढ़ना ही है। पहले हमें ये बेसिक के रूप में हमें जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें जो है नहीं छूटनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएँ हैं, जूही की कली, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीतिका और अनीमा बेला। अब महादेवी वर्मा, ये इन प्रमुख कवियों में एक ऐसा कवि है जो महिला है। अब देखिए कि इन्हें आधुनिक युग युग की मीरा कहा गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक युग की मीरा के रूप में कौन जानी जाती हैं, तो वो थी महादेवी वर्मा। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी इनको कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था फ़र्रुखाबाद में और इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं वो निहार, नीरजा, रश्मि और अतीत के चलचित्र, जिसके लिए इनको जाना जाता है विशेष रूप से। तो इनकी रचनाएँ हैं, महादेवी वर्मा के रचनाएँ हैं, निहार, नीरजा, रश्मि, अतीत के चलचित्र, ये प्रमुख हैं। सुमित्रानंदन पंत, अब इनके रचनाएँ देखिए गुंजन, युगवाणी, उच्छ्वास, कला और बूढ़ा चाँद, लोकयातन, चिदंबरा, ग्राम्य पल्लव आदि। तो पंत जी की रचनाएँ गुंजन, युगवाणी, उच्छ्वास, कला और बूढ़ा चाँद, लोकयातन, चिदंबरा, ग्राम्य पल्लव आदि। उसके बाद छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग में आज हम देखते हैं शुक्लोत्तर युग, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल थे,
जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, वे जिस समय से हिंदी साहित्य में अवतरित हुए, उस समय को हिंदी में शुक्ल युग कहा जाता है और उनके पूर्व को शुक्ल पूर्व युग कहा गया और उनके बाद को शुक्ल-उत्तर युग कहा गया है। छायावाद उत्तर युग को कुछ विद्वान शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान शुक्ल जी हिंदी साहित्य में बहुत सक्रिय रूप से निबंध और आलोचना कर रहे थे और इसीलिए उनको बीच में रखकर इस कालखंड को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। क्योंकि अब इससे आगे बढ़े हम लोग तो देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जो छायावाद उत्तर युग के जो कवियों में नाम आता है, तो हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है, जिन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें, नीर का निर्माण, फिर प्रणय प्रतीक, खाकी के फूल, एकांत संगीत और हालाहल आदि की रचना की थी। अब उसके बाद नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी, कदलीबन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उन्होंने लिखा था अपराजिता, मधुलिका, किरण बेला। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी, हिम कीर्तिनी, एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है। उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन, उन्होंने उर्मिला, रश्मि रेखा आदि की रचना की थी। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग आदि की रचना की थी। और उनके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रसवंती, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र और स्मृति आदि की रचना की और इनकी रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता की संज्ञा दी गई है। आगे प्रगतिवादी काल। तो अब यहाँ पे ये जो छायावादोत्तर युग रहा, इसमें और 2-4 बातें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसे राष्ट्रीय विचारधारा या राष्ट्रीय खंड के बीच एक ऐसी काव्यधारा भी प्रचलित हो रही थी, जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा या काव्यधारा भी कहा गया, क्योंकि इस दौरान जो कवि हुए, उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार केवल और केवल देश प्रेम को माना या बनाया। जैसे आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन हुए, सुभद्रा कुमारी चौहान हुए, माखनलाल चतुर्वेदी हुए। तो इन लोगों ने इस समय ऐसी रचनाओं की रचना की जो देश प्रेम से ओतप्रोत थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण या काव्यधारा भी कहा गया। इस दौरान जो लिखे गए थे उन रचनाओं को। हालांकि हरिवंश राय बच्चन और 2-1 कवि ऐसे भी हुए जो ये मौज मस्ती के कवियों के रूप में जाने गए। हालांकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की जो आज भी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर है, जिनमें उनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के साथ-साथ उनकी प्रेरणामूलक कविताएँ, अग्निपथ जिनका नाम आप लोगों जो कविता आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, उसके साथ-साथ उनकी जो 4 आत्मकथाएँ हैं, ये सब भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हिंदी साहित्य में उनकी जो कॉन्ट्रिब्यूशन हिंदी साहित्य में जो उनकी कॉन्ट्रिब्यूशन है, जो उनकी योगदान है, वो कभी नहीं भुलाया जाएगा या कभी नहीं भुला सकते। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो प्रगतिवादी काल में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई पहले तो, और प्रगतिवादी जो विचारधारा है या प्रगतिवादी जो काल है, ये छायावाद से वो एक कदम आगे की ओर की प्रगति रही। और इसमें छायावाद में जो कवि प्रेम, सौंदर्य या प्रगति वर्णन के साथ देश प्रेम की चिंता करते थे या देश प्रेम की बातें करते थे, वो प्रगतिवाद में आते-आते थोड़ा अलग होता चला गया। और यहाँ के जो प्रमुख कवि हुए, उन्होंने सर्वप्रथम तो देश प्रेम को सबसे आगे रखा और दूसरी बात कि इन्होंने मार्क्सवाद की जो धारणाएँ हैं या उनकी जो सोच है, उनको अपनी कविताओं में रखने का प्रयास किया, जिसमें जिसमें उनका मूल उद्देश्य जो था, वो ये था कि समाज में आज़ादी के बाद भी कोई ऊँच-नीच या असमानता का भेदभाव ना रहे। सब एक समान, एक जैसे अधिकार सबको मिले और यही प्रयास के आधार पर इन्होंने ये प्रगतिवादी चेतना या प्रगतिवादी काव्यधारा की शुरुआत की थी। और इसलिए इस रचनाओं
ऐसी रचनाओं को रचना करने के लिए एक संघ का निर्माण किया गया था जिसे प्रगतिवादी लेखक संघ कहा गया और इसकी रचना इसकी स्थापना की गई थी 1935 में और ये लखनऊ में हुआ था और इसके जो नेता थे या जो प्रमुख थे, जो अध्यक्ष थे वो प्रेमचंद जी थे। अब नागार्जुन, इसमें प्रमुख कवि अगर बात करें प्रगतिवादी कवियों की तो नागार्जुन का नाम आता है जो बिहार के नागार्जुन जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र थे और ये बिहार के एक कवि थे और इन्होंने युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, हरिजन, खिचड़ी, विप्लव देखना तुमने, हमने कहा था, बादल को घिरते देखा है, पत्रहीन नग्न नग्नगाछ आदि रचनाएं की थी। तो नागार्जुन ने क्या-क्या लिखा था? युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, हरिजन खिचड़ी, विप्लव देखना तुमने, हमने कहा था, बादल को घिरते देखा है, पत्रहीन नग्नगाछ आदि की रचना की थी। उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन, उन्होंने मिट्टी की बारात लिखी। उसके बाद रांगे राघव, इन्होंने पांचाली, अजय खंडहर, पांचाली, अजय खंडहर आदि की रचना की। त्रिलोचन शास्त्री, इन्होंने मैं उस जनपद का कवि हूँ, तो इन्होंने वो लिखा। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, बहुत फेमस कवि हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, नींद के बादल, जामुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़ने हैं। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, नींद के बादल, जमुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़नी हैं। इसके बाद प्रयोगवाद में अगर हम देखें तो प्रयोगवाद काल का प्रारंभ जो था वो 1943 से माना जाता है क्योंकि प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था ये पूछा जाता है तो 1943 में। इनके प्रमुख कवि जो थे इस कालखंड के प्रथम या प्रमुख कवि जो थे वो थे अज्ञेय। और कभी कभी अज्ञेय का पूरा नाम पूछ लेते हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इन्होंने क्या लिखा था? हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, चिंता भग्नदूत, असाध्य वीणा और इतलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अज्ञेय से बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो इसे याद रख कर ले। अज्ञेय की रचना हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, चिंता भग्नदूत, असाध्य वीणा इतलम। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये बार बार पूछा जाता है। मुक्तिबोध की रचनाएं, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, मुद्रा राक्षस आदि इनकी रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती, इन्होंने लिखा था अंधायु, ठंडा लोहा, कनुप्रिया आदि। केदारनाथ सिंह, जमीन पकड़ ही है। मतलब ऐसे तो वो रचनाएं बहुत लिखी लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि ज़मीन पकड़ी है किसकी रचना मिलान के लिए दिया जाता है तो केदारनाथ सिंह ने लिखा था। उसके बाद नरेश मेहता ने क्या लिखा था? संशय की एक रात, शबरी, महाप्रस्थान, प्रसाद पर्व। तो नरेश मेहता ने क्या लिखा था? संशय की एक रात, जो रामायण के ऊपर आधारित है। उसके बाद शबरी, महाप्रस्थान, प्रसाद पर्व। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने लिखा था पागल कुत्तों का मसीहा, खुटियों पर टंगे लोग आदि। अब देखें भवानी प्रसाद मिश्र। अब भवानी प्रसाद मिश्र ने सतयुग के जंगल, कालजयी, बुनी हुई रस्सी आदि लिखी। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सतयुग के जंगल, कालजयी, बुनी हुई रस्सी आदि लिखी। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि कहा जाता है। कवियों के कवि के रूप में किन्हें माना जाता है प्रयोगवाद में? तो वो थे शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं की जिनमें दुआब, चुका भी नहीं हूँ मैं, इस तरीके की रचनाएं हैं। पीली शाम आदि इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद ये अभी तक की हमने प्रयोगवाद तक की चर्चा की है। अब इसी समय के दौरान भारतेंदु युग से लेकर अब इसी समय के दौरान मतलब भारतेंदु युग से लेकर इस समय तक यानी प्रयोगवाद तक जो गद्य विधाएं लिखी गई थी उसकी थोड़ी सी हमें चर्चा करनी चाहिए जिसमें सबसे पहले तो उपन्यास आता है। और उपन्यास में सबसे जो फेमस है या उपन्यास में सबसे ज़्यादा योगदान या कंट्रीब्यूट कह सकते हैं जिन लेखकों का है उनमें देखिए कि किन किन की चर्चा हम कर सकते हैं। तो प्रेमचंद, मतलब आप जैसे कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ हो, सेट हो या फिर कोई भी पीएससी का एग्ज़ाम हो तो उसमें आचार्य शुक्ल जितना इम्पोर्टेंट बन जाते हैं तो उसी तरीके से प्रेमचंद के भी प्रश्न आपको आसानी से हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेमचंद, इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। ये उपन्यास सम्राट माने गए हैं और ये माना था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और हिंदी में इनकी जो पहली रचना थी वो सेवा सदन थी। सबसे बड़ा उपन्यास इनका देखें तो रंगभूमि,
और इनके मूल पात्र जो हैं वो सूरदास है, जो एक गंधे होते हैं। उसके बाद सबसे छोटा उपन्यास इनका सबसे छोटा उपन्यास निर्मला है, जो दहेज प्रथा के ऊपर आधारित है। उसके बाद उनका जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र, जिन्हें उनके पुत्र ने बाद में पूरा किया। उसके बाद और देखें फैक्ट, तो सेवा सदन जो है वो वैश्या जीवन पर आधारित है, जो बाजार हुस्न के नाम से पहले हिंदी में अनुवादित की गई थी। उनका गोदान जो है वो किसानों के जीवन पर या कृषि जीवन का वो महाकाव्य माना गया है। और गोदान आपने अभी तक तो सभी ने पढ़ी होंगी, क्योंकि पीजी यूजी या पीजी में, और यहाँ पे हम सभी ने यूजी हो पीजी हो कभी ना कभी गोदान को या तो पढ़ा है या तो टीवी में देखा है। तो एक गांव में किस तरीके से किसान के जीवन को लेकर वो संघर्ष करता है अपने जीवन पे, ग्रामीण जीवन की वास्तविक सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि गांव में किसान की हालत आज भी किस तरीके से दयनीय है। वे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उनके हिस्से में कितना थोड़ा सा अनाज उनके नसीब होता है। और जो ज़मींदार हैं वे किस प्रकार से आज भी किसानों को शोषण करते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो गोदान उपन्यास की मूल आधार है। तो आशा करते हैं कि आज का ये प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो हम बहुत जल्दी दे देंगे आपको, और उस वीडियो में हम इसकी नोट्स की, इस फैक्ट वाले नोट्स की हम पूर्ण समाप्ति करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारे ओर से सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद।